IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 6। इसका शीर्षक है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अध्याय 6, पृष्ठ 66। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए ये समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग-अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग-अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस पृष्ठ पर नीचे अदालत का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें न्यायाधीश महोदय के सामने दो वकील खड़े हुए बहस कर रहे हैं और कटघरे में खड़ी हुई एक महिला कह रही है, मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। पृष्ठ 67। इस पृष्ठ पर कई चित्रों के माध्यम से मुंबई के एक मकान में चोरी की एक वारदात को दिखाया गया है। सबसे ऊपर लिखा गया है, मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। इसके नीचे जो चित्र दिखाया गया है उसमें श्रीमती शिंदे बक्से के ऊपर अपनी कोहनी रखकर अपने हाथ को अपने माथे पर रखे हुए स्वयं से कह रही हैं, मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहां गया? इसके साथ वाले चित्र में श्रीमती शिंदे से आकर कहते हैं, जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। श्रीमती शिंदे उत्तर देते हुए कहती हैं, मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वो ज्यादा ही समय लगाती है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें श्रीमती शिंदे अपनी नौकरानी से बात कर रही हैं। इस चित्र के ऊपर लिखा है, शांति हेम्ब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। श्रीमती शिंदे शांति से कहती हैं, शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तुम्हारी तलाशी लूंगी। हमने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। शांति कहती है, नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। इसके साथ वाले चित्र में श्री शिंदे शांति से बहस करते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र के ऊपर लिखा गया है, शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। वो शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है
कि शांति ने हार बेच दिया है और ये उसी का पैसा है। शांति अपनी सफाई देते हुए कहती है, साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे पुलिस थाने का दृश्य दिखाया गया है। ऊपर लिखा है, मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। सब इंस्पेक्टर उनसे पूछता है, जी कहिए। उत्तर में मिस्टर शिंदे कहते हैं, मैं एफआईआर लिखाने आया हूं। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे दिखाए गए चित्र में एफआईआर दर्ज करते हुए दिखाया गया है। ऊपर लिखा गया है, शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। पृष्ठ 68। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर शिंदे साहब के घर का दृश्य दिखाया गया है। ऊपर लिखा गया है, शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। सब इंस्पेक्टर राव पूछताछ करते हुए दिखाए गए हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे सील करके सबूत के तौर पर मैं अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। शांति उत्तर में कहती है, मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए। मैंने हार नहीं चुराया, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर दाईं ओर पुलिस स्टेशन का दृश्य दिखाया गया है। ऊपर लिखा है, शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वो शांति को छोड़ दे। इंस्पेक्टर राव उससे कहता है, उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। उत्तर देते हुए सुशील कहता है, लेकिन मैं वकील की फीस कहां से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। इन दोनों चित्रों के नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वो इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे ये मानने के लिए कहते हैं कि वो और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वो गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थीं। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वो निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वो जेल में ही पड़ी रही। वो गहरे सदमे की हालत में है। वो डरी हुई है कि मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा। इस पृष्ठ पर बीच में जेल में बंद शांति का चित्र दिखाया गया है। वो सोच रही है, मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूं। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वो कभी हमें वापस मिल पाएगा? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 14 सितंबर 2006। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मैजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। पृष्ठ 69। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं ओर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती हैं। शांति कहती है, ये मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। सुशील कहता है, उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही यह पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर अदालत का दृश्य दिखाया गया है। 11 दिसंबर 2006 अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपए मिले वो उसके पास पाए गए। शांति कहती है, मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। मैजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। इस पृष्ठ पर बीच में अदालत का दृश्य दिखाया गया है। 18 मार्च 2007 सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वो श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। सरकारी वकील श्रीमती शिंदे से सवाल पूछता है, तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? श्रीमती शिंदे उत्तर देते हुए कहती हैं, मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहां लिफाफे में 10,000 रुपए देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था। वो चोर है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे अदालत का दृश्य दिखाया गया है। ऊपर लिखा गया है, इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। वो कहती हैं, तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपए पगार भी देती रही हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 20 अप्रैल 2007 अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय ये साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपए सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। पृष्ठ 70 इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर अदालत का दृश्य दिखाया गया है। 14 मई 2007 ऊपर लिखा गया है, जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील ये बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। वे उनसे सवाल पूछती हैं,
इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? इंस्पेक्टर शर्मा उत्तर देते हुए कहते हैं, जी हां, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया है। यह हार उन्होंने ही चुराया था। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर अदालत का दृश्य दिखाया गया है। 15 जुलाई 2007। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने ये दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। न्यायाधीश महोदय अपना फैसला सुनाते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपए आपके पास से बरामद किए थे, उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खासतौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। ये न्यायाधीश को तय करना होता है। पृष्ठ 71। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार हुए व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर सब इंस्पेक्टर राव का चित्र दिखाया गया है और उसके नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। लिखा गया है,
आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस पृष्ठ पर नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई हैं। इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वो गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। पृष्ठ 72। इस पृष्ठ पर ऊपर पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 1। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। क। जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डी.के. बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? ख। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या-क्या करना चाहिए था? 2। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर ये शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या न लिखने के लिए पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे नारंगी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, एफआईआर। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है।
इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। इस पृष्ठ पर नीचे बाईं ओर एक एफआईआर के कुछ पृष्ठों के चित्र दिखाए गए हैं। पृष्ठ 73। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है? आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसीलिए इस मुकदमे को राज्य यानी दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्राम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर अदालत का एक दृश्य दिखाया गया है। इसमें सरकारी वकील श्रीमती शिंदे से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? श्रीमती शिंदे उत्तर देते हुए कहती हैं, मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहां लिफाफे में 10,000 रुपए देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था। वो चोर है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वो कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे नीले रंग के अक्षरों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। लिखा गया है, सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा? निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होती है? आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था? अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों नहीं जा सकते तो क्या होता? पृष्ठ 74। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था।
इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट्ट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं ले लिया कि वो सचमुच चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। इस पृष्ठ पर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें शांति और उसका भाई सुशील अधिवक्ता रॉय से बात करते हुए दिखाए गए हैं। शांति कहती है, ये मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। सुशील कहता है, उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही यह पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से सवाल पूछते हुए दिखाई गई हैं। वो कहती हैं, तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपए पगार भी देती रही हैं। पृष्ठ 75। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए, तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। इस पृष्ठ पर नीचे पीले रंग के बक्से में जेल की सलाखों के पीछे खड़ी हुई शांति का दृश्य दिखाया गया है और इस पृष्ठ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई है। लिखा गया है,
पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं, वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी हैं। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि इन प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। 1. खुली अदालत। 2. सबूतों के आधार पर। 3. अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में इन प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या हो सकता था। 1. अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता। 2. अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। पृष्ठ 76। अभ्यास। पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में, जो वहां से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। 1. पुलिस। 2. सरकारी वकील। 3. बचाव पक्ष का वकील। 4. न्यायाधीश। यहां नीचे दी गई तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाएं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक हैं। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे? इस पृष्ठ पर नारंगी रंग के बक्से में 2 शीर्षक लिखे गए हैं। पहला शीर्षक है भूमिकाएं और दूसरा शीर्षक है कार्य। भूमिकाएं शीर्षक के नीचे लिखा गया है पुलिस। कार्य शीर्षक के नीचे उस कॉलम में लिखा गया है गवाहों को सुनना। भूमिकाएं शीर्षक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखा गया है सरकारी वकील, जिसके सामने कार्य शीर्षक के नीचे लिखा गया है गवाहों के बयान दर्ज करना। इसी तरह भूमिकाएं शीर्षक के नीचे तीसरे नंबर पर लिखा गया है बचाव पक्ष का वकील और उसके सामने कार्य शीर्षक के नीचे लिखा गया है गवाहों से बहस करना। भूमिकाएं शीर्षक के नीचे चौथे नंबर पर लिखा गया है न्यायाधीश और उसके सामने कार्य शीर्षक के नीचे चौथे नंबर के कॉलम में लिखा गया है जले हुए घरों की तस्वीरें लेना और उसके नीचे सबूत दर्ज करना। फिर फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना, फैसला लिखना, पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना, ये तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे, अदालत में गवाहों की जांच करना, फैसला सुनाना, हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच कराना, निष्पक्ष सुनवाई करना, आरोपी व्यक्तियों से मिलना। अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग-अलग भूमिका निभानी चाहिए? 2 कारण बताएं। पृष्ठ 77। शब्द संकलन। आरोपी। इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। संज्ञेय।
इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। जिरह। जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके। इसे जिरह कहते हैं। हिरासत, डिटेंशन। पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। निष्पक्ष, इसका मतलब है स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराध का आरोप लगाना। जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह। जब किसी व्यक्ति को अदालत में ये बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है तो उसे गवाह कहा जाता है। इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ। वाचन